नेपाल की जनता आज सड़कों पे आ चुकी है। नेपाल की जनता अपने हकों की मांग के लिए आज सड़कों पे आ चुकी है और इतने भारी प्रोटेस्ट आज देश में देखने को मिल रहे हैं जिसने कि सत्ताधारियों की सत्ता को बिल्कुल हिला कर रख दिया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस पूरे प्रोटेस्ट के असली कारण क्या हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नेपाल की सत्ता को पिछले 30 सालों से ओली, प्रचंडा और देओबा जैसे इन 3 नेताओं ने ही पिछले 30 सालों में नेपाल पर राज किया है। रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी को ले लीजिए, लेकिन यही करता धरता रहे हैं पिछले 30 साल तक नेपाल के। नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ख़त्म हुए और संविधान लागू हुए लगभग 10 साल हो चुके हैं, लेकिन वहाँ की जनता की हालत अभी भी नहीं सुधरी हुई है। इकोनॉमिक ग्रोथ अभी भी स्लो है, देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ती जा रही है और युवाओं को रोजगार के लिए देश से बाहर जाना पड़ रहा है और देश से बाहर जाने के बाद भी उन्हें कुछ खास काम नहीं मिलता है, कुछ ढंग का काम नहीं मिलता है। ऐसे में एक ऐसी सरकार जो पूरी तरीके से करप्शन में डूबी हुई है, अपनी लाइफस्टाइल को एकदम लग्जूरियस तरीके से जी रही है और उनके बच्चे, जिनको कि नेपाल में अब नेपो किड कहा जा रहा है, वो भी बिल्कुल लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, लेकिन जनता की हालत बद से बदतर होती जा रही है। और जाहिर सी बात है कि इन सब कारणों की वजह से देश में जनता फ्रस्ट्रेट बहुत टाइम से होती आ रही है और इसी फ्रस्ट्रेशन को वो सोशल मीडिया पे शेयर करते थे, जिसको पूरे देश में देखा जा रहा था। फिर आता है 4 सितंबर का दिन, जिस दिन सरकार पूरे सोशल मीडिया पे बैन लगा देती है, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, रेडिट जैसे 26 और ऐप्स पर बैन लगा दिया जाता है। तो इसी वजह से वहाँ की जनता में और आक्रोश पैदा हो जाता है, जिससे कि वहाँ की जनता प्रोटेस्ट करना शुरू कर देती है। दोस्तों, सरकार का यह कहना है कि इन कंपनियों ने सरकार के ऑर्डर को मानने से मना कर दिया था, इसलिए सरकार को इनको बैन करना पड़ा इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। अब यह नेशनल सिक्योरिटी का इंटरेस्ट है या नेताजी की सिक्योरिटी का इंटरेस्ट है, ये आप खुद समझदार हैं। वैसे तो सरकार ऑफिशियली यह कहती है कि ऑनलाइन हेट, साइबर क्राइम और मिस इन्फॉर्मेशन को रोकने के लिए वह इन ऐप्स पर बैन लगा रही है, लेकिन सरकार का असली मकसद तो खुद की पोल को खुलने से बचाना है। आज यह सरकार यह पावर चाहती है कि उसके एक इशारे पर, एक बात कहने पर सोशल मीडिया साइट्स पर इन पोस्ट को डिलीट कर दिया जाए, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में होता आ रहा है। तो नेपाल सरकार ने भी यह सोचा क्यों ना हम भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। सरकार 1 हफ्ते पहले एडवाइजरी जारी करती है कि जितनी भी ये सोशल मीडिया कंपनी हैं वो आएँ और उनके देश में रजिस्टर हो जाएं। इसीलिए सरकार 4 सितंबर के दिन इन सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन लगा देती है। फिर क्या होना था दोस्तों, जो भी जनता सरकार के खिलाफ डिजिटली प्रोटेस्ट करती थी, सारी बातें अपनी सोशल मीडिया पर रखती थी, वो अब नहीं कर पाती। दूसरा कारण यह भी कि दोस्तों, नेपाल एक टूरिस्ट प्लेस है। नेपाल की जीडीपी में इस टूरिज्म का एक काफ़ी अच्छा खासा हिस्सा है। अब इस टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए वहाँ के जेनजीज और वहाँ के जो यूथ हैं, वो सब लोग सोशल मीडिया पर डिपेंड रहते हैं और वो सोशल मीडिया पे अपनी सारी टूरिज्म एक्टिविटीज़ को प्रमोट करते हैं। तो यह भी एक कारण था कि जनता फिर उग्र हो गई और इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगी। फिर आई 8 सितंबर की सुबह, जब हज़ारों प्रोटेस्टर अपने घरों से निकल के काठमांडू, पोखरा, चितवन जैसे शहरों में प्रोटेस्ट करने के लिए उनकी सड़कों पर आ उतरे। सबसे ज़्यादा इंटेंस प्रोटेस्ट काठमांडू में देखने को मिले। यहाँ सोमवार सुबह 9 बजे तक मालती चौक पर हज़ारों स्टूडेंट अपनी स्कूल ड्रेस पहने, अपने हाथों में प्ले कार्ड्स लिए प्रोटेस्ट करते हुए और स्लोगन बोलते बोलते, स्लोगन दोहराते दोहराते आगे बढ़ने लगे। जब 10:30 बजे प्रोटेस्टर ब्रिजेश्वर की तरफ बढ़ते हैं, तब तक सब ठीक था। पब्लिक कहती है कि पुलिस ने उनको आगे भी बढ़ने दिया, उन्हें आगे जाने दिया, लेकिन अचानक पुलिस उन पर फायरिंग करना शुरू कर देती है। सरकार का कहना है कि
इस मार्च के अंदर से ही कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स निकलने लगे और उग्र होने लगे और उग्र होकर आगजनी करने लगे, वायलेंस करने लगे, जिससे कि पुलिस को गोली चलानी पड़ी। फिर इसके बाद जो हुआ दोस्तों वो इतना दर्दनाक है कि मैं इसकी रियल फुटेजेस अपनी स्क्रीन पे अभी दिखा नहीं सकता हूँ। टीयर गैस, रबर बुलेट्स, वाटर कैनन एंड शूट एट साइट के भी ऑर्डर फिर दे दिए जाते हैं। और इसके रिस्पॉन्स में जो आम जनता थी, जो प्रोटेस्ट कर रही थी, उनमें से कुछ लोग भाग जाते हैं, कुछ लोग पार्लियामेंट की तरफ भागने लगते हैं और पार्लियामेंट में घुसने की कोशिश करते हैं, और कुछ वहाँ जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स थे उन्हीं से भिड़ने लग जाते हैं। दोस्तों, इस बर्बरता के बाद 19 प्रोटेस्टर्स की जान चली जाती है और 400 से भी अधिक लोग घायल हो जाते हैं, जिनमें कि 150 से अधिक लोग गंभीर रूप में घायल बताए जा रहे हैं। जिन 19 लोगों की मौत हुई थी उनमें से एक 12 साल का बच्चा भी था दोस्तों। जिन लोगों को इस प्रोटेस्ट में मार दिया गया, उन सभी प्रोटेस्टर्स के चेस्ट पे और हेड पे सीधे गोलियां चलाई गई थी। इस खून खराबे के बाद जब यह बात हर जगह फैली तो प्रोटेस्ट इतने ज़्यादा बढ़ गए कि जनता को संभालना मुश्किल हो रहा था। अब गुस्सा केवल बैन, नेपोटिज्म और करप्शन के खिलाफ नहीं था। अब गुस्सा सीधे सीधे पीएम केपी शर्मा ओली के खिलाफ था और उनके होम मिनिस्टर के खिलाफ था, जो कि होना भी था दोस्तों। आखिर इस सरकार ने एक दिन में 19 लोगों को मार दिया था। बर्बरता की सारी हदें पार कर दी थी इस सरकार ने। नेपाल में दोस्तों आज तक भी प्रोटेस्ट होते आए हैं, पहले भी हुए थे, लेकिन एक दिन में इतना बड़ा क्रैकडाउन, 19 लोगों की मौत आज तक किसी ने नहीं देखी। यह दिन दोस्तों नेपाल के इतिहास में एक काले धब्बे के रूप में दर्ज हो जाता है। लोगों का गुस्सा उफान पर देख पहले तो होम मिनिस्टर अपने पोस्ट से रिजाइन कर देते हैं और रात होते होते सोशल मीडिया एप्स पर भी बैन जो लगा था वो सब हटा दिया जाता है। होम मिनिस्टर की रिजाइन के बाद शाम के वक्त में सरकार एक प्रो कमेटी की भी अनाउंसमेंट करती है, जो कि जो ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं देश में, जो ये अलग अलग शहरों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो कि इसकी जांच करती। पीएम ओली भी देर रात तक बयान देते हैं और कहते हैं हम प्रोटेस्टर्स के खिलाफ नहीं हैं। प्रोटेस्ट में इन्फिल्ट्रेटर्स घुस आए थे जो कि इस प्रोटेस्ट को वायलेंस का रूप दे रहे थे, इसीलिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी। ओली कहते हैं कि हमें प्रोटेस्टर्स की मांग से कोई भी दिक्कत नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है और हम प्रोटेस्टर्स के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हैं। लेकिन अब इन बातों का कोई फायदा नहीं था। सबको पता था यह जो गोलियां चली हैं वह सरकार के ऑर्डर्स पे ही चली हैं। सरकार को पता था कि प्रोटेस्ट होने वाले हैं, फिर भी सरकार ने प्रॉपर इंतजाम नहीं किए थे इन प्रोटेस्ट के लिए। और इतना कुछ हो जाने के बावजूद सरकार अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थी, जबकि वह यह कह रही थी कि प्रोटेस्ट के अंदर इन्फिल्ट्रेटर्स घुस आए थे। 9 बजे तक की सुबह तक प्रोटेस्टर्स की जो मांग थी वो बिल्कुल क्लियर थी। वह चाहते थे कि पीएम ओली अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दें। दोस्तों, पीएम ओली का रेजिग्नेशन इस प्रोटेस्ट की अब एक कोर डिमांड बन चुकी थी। मंगलवार की सुबह को भी प्रोटेस्टर्स ओली सरकार अभी भी यह चाहती थी कि एक इंडेफिनेट कर्फ्यू लगा दिया जाए, जिससे कि थोड़ा सिचुएशन अंडर कंट्रोल आ जाए। लेकिन देर हो चुकी थी, लोग सड़कों पे आए जा रहे थे, भीड़ बढ़ती जा रही थी और प्रोटेस्ट और भी बढ़ता जा रहा था। तो इस कर्फ्यू से अब कुछ होने वाला नहीं था। होम मिनिस्टर के बाद एक और कैबिनेट मिनिस्टर रामनाथ अधिकारी भी अपनी पोस्ट से रिजाइन कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, जो प्रोटेस्टर्स का गुस्सा था वो सीधे सीधे पीएम ओली पर था, इसीलिए इसके बाद एक एक करके प्रोटेस्टर्स नेपाल के जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जितने भी मिनिस्टर्स हैं, उनके घरों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। न केवल कैबिनेट मिनिस्टर बल्कि जो पूर्व में जो भी मिनिस्टर रहे हैं उनके घरों पर भी हमला करना शुरू कर देते हैं। पहले नेपाल मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन के घर पर हमला होता है, फिर फाइनेंस मिनिस्टर के घर पे हमला होता है और फिर सीधे पीएम ओली के घर पे हमला होता है और फिर उसके बाद राष्ट्रपति के घर पे भी हमला कर दिया जाता है प्रोटेस्टर्स के द्वारा। और दोस्तों, फिर इसके बाद यह मंजर देखने को मिलता है कि जो नेता लोग हैं वो अपने घरों से अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं, उनको हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। दोस्तों,
दोपहर आते आते यह दुखद मंजर भी देखने को मिलता है कि देश की पार्लियामेंट को भी आग के हवाले कर दिया जाता है। अब पूरे दुनिया भर की मीडिया नेपाल को देख रही है कि क्या बांग्लादेश के बाद अब नेपाल भी उसी रास्ते पे चलने वाला है, या फिर नेपाल इस प्रोटेस्ट के बाद कुछ अच्छा करके दिखाएगा। नतीजा चाहे जो भी हो, लेकिन यह साफ है कि नेपाल की जनता अब जागरूक हो चुकी है। उन्हें ऐसे नेता बिल्कुल नहीं चाहिए जो उनकी ना सुनते हों, जो करप्शन से पूरी तरीके से लिपटे हुए हों। नेपाल की जनता को अब एक युवा नेता की ज़रूरत है। कुछ मीडिया वाले तो इन प्रोटेस्टर्स को गद्दार और उग्रवादी भी कहने पर तुले हैं और इन्हें गद्दार बुला रहे हैं। हालांकि जब देश में ऐसे नेता हों जो कि पूरी तरीके से करप्शन में डूबे हुए हों, तो फिर देश को किसी और गद्दार की ज़रूरत नहीं होती, एक नेता ही काफ़ी होता है।